अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात। आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 47। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। सुबह बखैर साईं। इसे आंख खोलते देखकर सरमद बोला था तो वो इसके तो मुतवज्जो हुआ। सरमद अब भी जख्मी कैदी के करीब बैठा हुआ था और इसकी हालत से जाहिर था कि इसने एक पल के लिए भी आंख नहीं झपकाई है। वो छोटी सी टॉर्च जो आलम शाह ने जलती हालत में दीवार के साथ टिका कर रख दी थी, अब सरमद के करीब बुझी हुई रखी थी। यकीनन कुदरती रोशनी अंदर आने के बाद इसने टॉर्च को बुझा दिया था कि इसकी तवानाई महफूज रहे। दोबारा इनके साथ ऐसी कोई मेहरबानी की जाती या नहीं, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल था। इसकी हालत अब कैसी है? आलम शाह ने सोए हुए कैदी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। रात के मुकाबले में बेहतर है, बुखार खासा कम हुआ है और इस वक्त मामूली सी हरारत ही बाकी है। तकलीफ में भी शायद कमी आई, इसलिए पहले की तरह मुसलसल करा नहीं रहा, सांस भी खासी हमवार है। सरमद ने इसे इस शख्स की हालत के बारे में आगाह किया। रोशनी अब भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उस शख्स को वाज़ेह तौर पर देख सकते, लेकिन इतना अंदाज़ा बहरहाल हो रहा था कि वो काफ़ी दिनों से इस कैद खाने में मौजूद है। इसके जिस्म पर मैल की तह चढ़ी हुई थी, सर के बाल बुरी तरह उलझे हुए थे और दाढ़ी मूछें भी किसी खोदरो जंगल की तरह बेतरतीबी से बढ़ी हुई थी। इसके जिस्म से एक हल्की सी नागवार बू फूट रही थी, जो यकीनन इस कैद खाने में क़याम का तोहफा था। बाहर वालों में से कोई दोबारा तो यह नहीं आया? आलम शाह ने सरमद से एक दूसरा सवाल किया। नहीं, कोई नहीं आया। मैंने जरा चल फिर कर जायजा लिया है। सीढ़ियों वाला रास्ता शायद इस वक्त खुला हुआ है और वहीं से रोशनी यहाँ आ रही है। बाथरूम वाली गैलरी में भी ऊपर छत पर छोटा सा एक खला है, जिस पर लोहे की मजबूत जाली लगी हुई है। वो खला इतना ऊंचा है कि बगैर किसी ऊंची चीज पर चढ़े वहां तक हाथ नहीं जा सकता। हाथ चला भी जाए तो आदमी किसी तरह लोहे के जाल को तोड़ के भी दे तो खला इतना छोटा है कि इससे से ज्यादा बिल्ली ही गुजर सकती है। किसी आदमी के इस खला में से गुजरना मुमकिन नहीं है। सरमद की दी हुई इतना हौसला अफजा नहीं थी। आलम शाह ने इस पर कोई तबसरा करता, इससे कबल ही दरवाजे पर आहट हुई और चौकटे में से एक थैली अंदर लटकाई गई। साथ ही पुकारा गया, जहन्नुम का स्पेशल नाश्ता ले लो। इन दोनों की भूख प्यास उड़ी हुई थी, लेकिन जख्मी शख्स के ख्याल आने पर आलम शाह ने सरमद को इशारा किया कि नाश्ता ले ले। कल वाली बोतल वापस कर दो, तो मैं पानी की दूसरी बोतल दे देता हूँ। सरमद ने लटकाई गई थैली थामी तो एक और मेहरबानी की गई। सरमद ने खामोशी से बोतल इसे ले जाकर वापस कर दी। जवाब में इसे रात जैसे ही पानी की बोतल थमा दी गई। ख्याल रखना, ये पानी तुम तीनों के लिए है और अब कल सुबह ही दोबारा पानी मिलेगा। ये पानी तुम किसी स्पेशल प्लांट से लाते हो। शफाफ बोतल में मौजूद गंदा पानी ही दिल जलाने को बहुत है, इस पर खुसूसी हदायत भी दी गई थी। सरमद से बर्दाश्त नहीं हुआ, उस जुबान से तंज फिसल गया। जहन्नुम के स्पेशल प्लांट से, इसने भी तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। राज सरमद की जुबान से निकलने वाले जहन्नुम के लफ्ज़ को इस शख्स ने पकड़ लिया था और हर मौका पर इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहा था। फाजल से को मैं इससे मिलना चाहता हूँ। वो शख्स वापस पलट जाता। इससे कबल आलम शाह ने इसे बुलंद आवाज़ में मुतालबा किया। इनसे कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ सिर्फ वो कहते हैं और जो कुछ वो कहते हैं इस पर अमल किया जाता है। अगर उन्होंने तुम लोगों को याद किया तो मुलाकात हो जाएगी। इसके मुतालबे को खातिर में लाकर साफ जवाब दिया गया। इसे मेरा पैगाम पहुंचाओ। मैं इस गंदी और बदबूदार जगह पर नहीं रह सकता। इससे कहो जो वो चाहता है फौरन बता दे। रुपया, पैसा, तशद्दुद या जान लेना, जो भी इसका मकसद है वो पूरा कर ले। इसका इनकार सुनने के बावजूद आलम शाह ने अपनी बात पर इसरार किया। ये जहन्नुम है शाह जी। जहन्नुम में कोई भी नहीं रहना चाहता, लेकिन अपने करतूतों के सबब पहुंचा दिया जाता है। आपने जो कुछ भी किया है, इसको भुगतने के लिए यहाँ रहना तो पड़ेगा। या रहकर सजा क्या मिलनी है, इसका फैसला दरोगा जहन्नुम बाजुल साहिब करेंगे। वो शख्स ऐसे अंदाज में गुफ्तगू करता था जैसे दूसरे की बेबसी से लुत्फ उठा रहा हो। आलम शाह को एहसास हो गया कि इससे बात करना बेकार है, सो खामोशी इख्तियार कर ली। इन्हें खामोश पाकर वो शख्स भी वापस पलट गया। रात से यही शख्स था जो मुसलसल इनसे मुलाकात के लिए आ रहा था, यानी इन पर इसकी ड्यूटी लगाई हुई थी। वो चला गया तो सरमद ने थैली खोलकर अंदर का जायजा लिया। प्लास्टिक की इस थैली में कुल 3000 रस्क मौजूद थे, यानी फी बंदा एक रस्क। ये रस्क देखने में ही बासी और सिलनज़दा थे। इन लोगों का पहले कुछ खाने पीने का इरादा नहीं था। इस स्पेशल नाश्ते को देखकर तो मुस्तकबिल की भूख भी उड़ गई, लेकिन बहरहाल वहाँ मौजूद तीसरे शख्स को तो इस नाश्ते की ज़रूरत थी, जो पता नहीं कितने अरसे से नाश्ते में एक रस खा खा कर जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रखे हुए था। ये भी नहीं मालूम था कि इस शाही नाश्ते के बाद दोपहर और रात के खाने में कुछ दिया जाता था या नहीं। जिस तरह इस शख्स की खाल हड्डियों से लगी हुई थी और पीठ पेट एक हो रहे थे, इससे तो ये लगता था कि मुसलसल फाका कशी से गुजरता रहा है। ये नाश्ता इस बेचारे को करा दो सरमद, जैसे भी सही, ये गज़ा इसे और गज़ा की इसे ज़रूरत है। आलम शाह ने भी रस्क देख लिए थे, चुनांचे सरमद को मशवरा दिया।
इस अजनबी की हालत इतनी काबिल रहम थी कि अगर वो शदीद भूखा भी होता तो अपने हिस्से की खुराक इसे दे देता। इस वक्त तो सिरे से ख्वाहिश ही नहीं थी। ख्वाहिश न होने के पीछे एक सबब वो गंदा बाथरूम भी था, जिसे इस्तेमाल करने के ख्याल से ही दम उलटने लगता था। इसलिए मेरे पर कोई बोझ ना डालना ही मुनासिब था। सरमत पानी की बोतल और रस्क लेकर इस शख्स के करीब चला गया और धीरे धीरे इसके गाल थपथपाकर इसे नींद से जगाने लगा। जरा सी कोशिश के नतीजे में वो जाग गया और कुछ देर अजनबी और खौफजदा नजरों से इन दोनों को देखता रहा। लेकिन जब इन खिलियों पर तवज्जो दी और इन्हें भी अपनी जैसी ड्रेसिंग में पाया तो आंखों से खौफ गायब हो गया। आप कौन लोग हैं और यहाँ कैसे आए? हुलिया जो भी था, इन दोनों के बुशरों से बहरहाल इनकी हैसियत झलक रही थी। चुनांचे सवाल करते हुए इस शख्स का अंदाज मुअद्दिबाना था। हम कौन हैं और तुम कौन हो, ये तारुफ बाद में आराम से होता रहेगा। पहले थोड़ा सा खा पी लो ताकि तुम्हारे जिस्म में जरा जान आ जाए। पूरी रात तुम बुखार से तपते रहे हो। बीमारी को शिकस्त देने के लिए गज़ा ज़रूरी है। सरमन ने इसका सवाल टाल कर इसे नाश्ते की तरफ तवज्जो किया और रस्क वाली थैली खोलकर इसके सामने की। पूरे 3 रस्क! वो थैली में मौजूद रस्क की तादाद को देखकर कदरे हैरान और खुश हुआ, लेकिन फिर शायद इसकी समझ में बात आ गई और बोला, इनमें से एक एक आप लोगों के लिए भी होगा। ये तीनों तुम्हारे लिए हैं, इन्हें तुम खा लो। इस बार आलम शाह ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया और नरमी से इससे बोला, आज आपका पहला दिन है ना, इसलिए मुझसे हमदर्दी जता रहे हैं। कुछ दिन यहाँ रुकना पड़ गया तो खुराक की एक एक जर्रे के लिए लड़ने मरने पर तैयार हो जाएंगे। इसके लहजे में कर्ब, हसरत, बेचारगी और न जाने मजीद कौन कौन से जज्बे तड़प रहे थे, जो इन दोनों ने अपने दिल गुदास होता महसूस किया। जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो तुम ये खा लो। सरमंद से सहारा देकर दीवार के साथ टेक लगाकर बिठा दिया और अपने हाथ से इसे रस खिलाने लगा। सूखे रस हलक से नीचे उतारने के लिए बीच बीच में पानी के घूंट भी पिलाने पड़ रहे थे। 2 रस खाने के बाद इसने मजीद खाने से इनकार कर दिया। क्यों दोस्त, और क्यों नहीं खा रहे? सरमन ने इसे टोका। तबीयत अजीब सी हो रही है और भूख के बावजूद मजीद खाने की हिम्मत नहीं हो रही। इसने धीरे से जवाब दिया और बैठे ही बैठे आंखें मूंद ली। कहीं बुखार दोबारा तो तेज नहीं होने लगा? मैं कोशिश करके देखता हूँ कि दोबारा तुम्हारे लिए कोई दवा मंगवा सकूं। सरमद ने इसका माथा छुआ। कम हो जाने वाला बुखार वाकई एक बार फिर तेज होना शुरू हो गया था। रहने दो भाई, ये लोग इंसान नहीं दरिंदे हैं। इनकी कैद में जीने से बेहतर है कि आदमी मर ही जाए। रात आप लोग यहाँ आते तो शायद मौत मुझ पर मेहरबान हो जाती। मुझे अब याद आ रहा है कि रात मेरी गशी के दौरान कोई मेरी देखभाल करता रहा है। वो यकीनन आप लोग ही थे। आपकी इस मेहरबानी के लिए शुक्र है, लेकिन मुझे खुद अब जीने की कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग कतरा कतरा करके मेरे बदन से जिंदगी को निचोड़ चुके हैं। अब किसी भी लम्हे मेरी जिंदगी का चिराग गुल हो सकता है। इसके लहजे में शदीद थकान और तकलीफ थी। तुम कौन हो और ये लोग तुम्हें किस जुर्म में कैद करके अज़ियतें पहुंचा रहे हैं? वो सवाल जो मौकूफ कर दिया गया था आलम शाह की जुबान पर चला आया। मैं कौन हूँ, इससे शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। असल बात यह है कि ये लोग दरिंदे, बल्कि दरिंदे से भी बदतर हैं। क्योंकि दरिंदा तो फिर भी ज़रूरतन शिकार करता है, लेकिन ये लोग अपनी अज़ियत पसंदी की हिस्स को तस्कीन पहुँचाने के लिए लोगों को शिकार करते हैं। दरिंदा अपने शिकार को तड़पाता नहीं, बल्कि एक झटके में हलाक कर देता है। लेकिन ये लोग कोशिश करते हैं कि इनका शिकार हलाक न होने पाए और ये आखिरी लम्हे तक इसके तड़पने का लुत्फ उठा सके। मैं शायद 15 दिन से यहाँ हूँ और अपने सामने यहाँ एक बंदे को इस तरह मरता हुआ देख चुका हूँ कि वो रोज़ाना खुद अपने मुंह से अल्लाह से अपने लिए मौत मांगा करता था। इन लोगों ने इसे किस्तों में मारा था। नाक, कान, जुबान, उंगलियां, हर रोज़ इसके जिस्म से एक एक उज़्व काट कर फेंक दिया जाता था और इसके जख्म की ऐसी ही मरहम पट्टी कर दी जाती थी जैसे आपने मेरे हाथों पर देखी होगी। जब तक वो बेचारा जिंदा था, मुझे भूख, प्यास और गंदगी के जिद के अलावा कोई तकलीफ नहीं बर्दाश्त करना पड़ती थी। इसके मरते मुझे मशक़ सितम बनाना शुरू कर दिया गया। वो जो अजीब सी शख्सियत वाला इनका सरबराह है, इसने कई बार मेरी पीठ पर खंजर से कट लगाकर इनमें नमक मिर्चें भरवाने के बाद देर तक बैठकर मेरे तड़पने का नज़ारा किया है। वो शख्स ज़हनी मरीज़ है तो लोगों को किसी और वजह से नहीं, सिर्फ इसलिए तकलीफ देता है कि तशद्दुद के नए नए तजर्बों का तरीका कर सके। अपने इस शौक की तस्कीन के लिए वो इंसानों को ऐसे शिकार करता है जैसे साइंसदान अपने तजर्बात के चूहों से काम लेते हैं। मेरे सामने जो शख्स यहाँ मरा था वो एक पेशेवर भिखारी था और ये लोग इसे लालच देकर घेर लाए थे। मुझसे सिर्फ एक दिन पहले यहाँ लाया गया था, जबकि मैं अपनी किस्मत की खराबी से फंस गया। मैं प्लम्बिंग वगैरह का काम करता हूँ और रोज़गार की तलाश में दूसरे शहर से आया था। इस प्रोजेक्ट में मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश हुआ कि चलो एक बड़ा काम मिल गया है, इससे अच्छे खासे अरसे तक मुझे रोटी और रोज़ी मिलती रहेगी। काम सही चल रहा था। थोड़ी बहुत नाजायज़ कटौतियों के बाद तनख्वाह भी मिल जाती थी। 15 दिन पहले ऐलान किया गया कि कुछ मसाइल की वजह से फ़िलहाल काम बंद किया जा रहा है, इसलिए सब मजदूरों की छुट्टी है। जो जहाँ चाहे काम कर सकता है। यहाँ जब दोबारा काम शुरू होगा तो दोबारा भर्ती कर ली जाएगी। मैं यहाँ काम करने वाले इन चंद लोगों में से हूँ जो शुरू ही से काम कर रहे थे। दूसरे शहर से आने की वजह से मुझे यहीं रुकने की इजाज़त थी।
मैं और मेरे 3-4 साथी एक अधूरे तामीर शुदा घर के अंदर ठिकाना बनाकर रह रहे थे। काम रुकने का ऐलान हुआ तो हमें भी यहाँ से बोरे बिस्तर गोल कर लेने का हुक्म दिया गया। मेरे साथी तो हुक्म मिलते ही रवाना हो गए। चंद दिन जाकर भी बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे, लेकिन मैं अपने घर इसलिए नहीं गया कि मैं कहीं और काम तलाश करके थोड़े पैसे मज़ीद जोड़ लूँ तो फिर घर जाऊँगा। असल में अगले महीने मेरी बहन की शादी होने वाली है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जोड़ने के चक्कर में लगा रहता था। इस चक्कर में मैंने हुक्म के बावजूद ये जगह नहीं छोड़ी कि पहले कहीं और काम तलाश कर लूँ तो वहाँ चला जाऊँगा। फ़ौरन यहाँ से निकलकर कमरा वगैरह किराए पर लेने के चक्कर में रकम लगती जो मैं खर्च नहीं करना चाहता था। मेरा ख्याल था कि एक आध दिन की बात है, मैं छुप कर रह लूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पता भी चला तो चौकीदार वगैरह ही को पता चलेगा। और यहाँ के चौकीदारों से मेरी इतने अरसे से अच्छी खासी सलाम दुआ हो गई थी। वो मुझे बिला इजाज़त यहाँ रहने पर पकड़ भी लेते तो रियायत कर देते, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ज़रा सी बचत की ख्वाहिश मुझे तबाही के गड़े में गिराने जा रही है। मैंने कोशिश करके एक दूसरे प्रोजेक्ट में अपने लिए काम तलाश कर लिया था और रहाइश की बात भी कर ली थी। बस एक रात गुजार कर अगली सुबह मुझे यहाँ से चले जाना था। सब कुछ तबाह हो गया। मैं चुपके से बाउंड्री फांग कर अंदर आने के बाद अपने ठिकाने पर सो रहा था कि मुझे लगा कि कोई शख्स दिल बिलाकर चीख रहा है। आवाज़ बहुत बुलंद नहीं थी और गुटी-गुटी सी मुझ तक आ रही थी, लेकिन मैं चौंक गया, यह इस तरह कौन चीख रहा है? तजस्सुस ने मुझे अपनी जगह से निकलने पर मजबूर कर दिया। बाहर निकलते मुझे अंदाज़ा हो गया कि आवाज़ें उस मकान की तरफ से आ रही हैं, जो मुकम्मल तामीरशुदा होने के बावजूद बराए फ़रोख्त नहीं था और जिसके नीचे तहखाना भी बनाया गया था। आप लोगों ने शायद बाथरूम वाली गैलरी की छत पर लगी जाली देखी होगी। आवाज़ें वहीं से बाहर आ रही थी। मैं ये देखने के लिए कौन आदमी है जो तहखाने के अंदर तकलीफ से चीख रहा है। मकान के अंदर चला गया। मुझे तहखाने तक का रास्ता मालूम था, इसलिए मैंने कोई झिझक महसूस नहीं, ना मुझे अंदाज़ा था कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। मकान में दाखिल होते ही मैं फंस गया और ऐसा फंसा कि लगता है अब बस मेरी रूह ही यहाँ से निकल सकेगी। जिस्म को तो वैसे भी ये लोग मुकम्मल तबाह कर चुके हैं। इस नाकारा वजूद के साथ बाहर जाकर मैं करूँगा भी क्या? इस तवील तफसील के दौरान वो कई बार सांस लेने के लिए रुका था। एक बार सरमन से थोड़ा सा पानी भी पिलाया, लेकिन दखल दोनों में से किसी ने नहीं दिया था, कहीं इसका तसलसल न टूट जाए। वो कुछ हैरान से सब सुनते रहे थे। बाज़ल के बारे में कोई अच्छी बात तो पहले भी इन्हें मालूम नहीं थी, लेकिन ये गुमान भी नहीं था कि वो ज़रा अपनी तफरीह तबाह के लिए इस तरह बेकसूर और गैर मुतल्लिक़ लोगों को भी निशाना बना डालता होगा। मायूस मत हो दोस्त, अल्लाह ने चाहा तो यहाँ से निकलने का इंतज़ाम भी हो जाएगा, तुम्हारा बेहतरीन इलाज मुआवजा भी हो सकेगा। बहन की शादी के लिए तुम फिक्रमंद ना हो, हम तुम्हारे साथ खड़े होकर खुद तुम्हारी बहन को इज्जत और शान से रुखसत करेंगे। इस शख्स की बेकसी और ज़िंदगी से मायूसी आलम शाह के दिल को शदीद तकलीफ पहुँचाई थी और वो कोशिश कर रहा था कि अपने अल्फाज से इसके ज़ख्मों पर मरहम रख सके। यहाँ से निकलना दीवाने का ख्वाब है। शुरू में मैं भी ये ख्वाब देखता था, लेकिन अब इस ख्वाब से दस्तबरदार हो चुका हूँ। इसने हसरत से अपने पट्टियों में लिपटे हाथों को देखा। तुम्हारे हाथों के साथ क्या हुआ है? हमने जख्म देखे हैं, उंगलियां बेशक गायब है, लेकिन इन्हें देखकर ये नहीं लग रहा कि इन्हें काटा गया है। कुछ अजीब नोयत के जख्म हैं। वो जिन मायूसकुन हालात से गुजरा था, इसके लिए एक दिन को अच्छी उम्मीद कायम करना मुमकिन नहीं रहा था। इसलिए आलम शाह ने मजीद ऐसी कोशिश नहीं की और इसके जख्मों के बारे में पूछा। मेरी उंगलियां काटी नहीं गई, बल्कि गोलियों से उड़ाई गई हैं, इसने इंकिशाफ किया। गोलियों से? वो लोग सचमुच हैरान रह गए। मैंने आपको बताया ना कि ये लोग तशद्दुद के नए नए तजर्बों के लिए इंसानों को पकड़ते हैं। मेरे साथ पता है उन्होंने क्या किया है? उन्होंने मुझे दीवार के साथ खड़ा करके मेरी गर्दन और सर को तोक में जकड़ दिया था, ताकि मैं अपनी जगह से हरकत न कर सकूं। मेरे हाथों को दोनों जानिब करीब की तरफ फैलाकर कलाइयाँ दीवार में लगे क्लिप्स में कैद कर दी गई थी और पांचों उंगलियों को खूब फैलाकर हर दो उंगलियों के दरमियान इस तरह मेखे ठोंक कर गैप बना दिया गया था कि मैं चाहूँ भी तो उंगलियों को सकेट कर आपस में करीब ना कर सकूं। मेरे साथ इस सब कुछ करने के बाद मुझे बताया गया था कि बास अपनी निशानेबाजी की मुहारत का इम्तहान लेना चाहता है। इस जालिम ने अपनी मुहारत का सबूत इस तरह दिया था कि मेरी एक एक उंगली में अलग अलग गोली मारी थी। मैं कितना चीखा था और कितनी उंगलियां उड़ने तक होश में रह सका था मुझे याद नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि 3 दिन से मैं इतनी शदीद तकलीफ में हूँ कि हर सांस के साथ खुद ही अपने मरने की दुआ करता हूँ। मौत के अलावा मुझे इस तकलीफ से निजात का कोई जरिया नजर नहीं आता। इसकी वीरान आंखों से निकलकर खुश्क जिल्द वाले सांवले रुखसारों पर बहते आंसू ही किसी इंसान को दिल को लर्जा देने के लिए काफ़ी थे। इन आंसू के पीछे मौजूद दर्दनाक कहानी तो ऐसा तड़पाया था कि आलम शाह ने अपने दिल में धुआं सा भरता हुआ महसूस किया। उस शिद्दत से ये ख्वाहिश उभरी कि किसी तरह बाज़र इसके हाथ लग जाए, इसका एक एक रेशा उधेड़ कर इससे इन मजालिम का हिसाब दिया जाए। लेकिन अभी तो जुल्म की दास्तान भी पूरी सुनना बाकी थी। सो इसने सवाल किया, तुम्हारा खून रोकने और जख्मों का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने क्या कारीगरी दिखाई है? अंदर राख भरकर साथ ही गर्म पिघला हुआ मोम डाला गया है, जिससे जख्मों को खांसी तक बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी खून रिसने लगता है। इसके जवाब ने तस्दीक कर दी थी कि
وہ جو اس کی پٹی تبدیل کرتے وقت انہوں نے موم جیسا مادہ محسوس کیا تھا وہ سچ مچ موم ہی تھا۔ ایک انسان کے ساتھ اس قدر انسانی سوچ سلوک نے ان کی زبانوں کو ہی گم کر دیا اور مزید کوئی سوال کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ آپ لوگ یہاں کیسے آ پھنسے؟ ان کے سوالات ختم ہو گئے تو ان سے سوال کیا گیا شامت اعمال سے۔ اپنی طرف سے تو ہم یہاں پناہ لینے آئے تھے لیکن الٹا اس مصیبت میں پھنس گئے۔ عالم شاہ نے زیادہ تفصیل میں جانے بغیر مختصر جواب دیا ہے، اللہ آپ لوگوں کو اس مشکل سے نکالے۔ میری مشکل تو یوں بھی لگتا ہے کہ اب آسان ہونے والی ہے۔ اس نے بھی زیادہ کودنے کی کوشش نہیں کی اور بجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے لگتا ہے تمہارا بخار تیز ہوتا جا رہا ہے۔ سرمد نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی حالت کا اندازہ لگایا اور ساتھ ہی سے چھو کر بھی دیکھا۔ بخار واقعی تیز ہو چکا تھا۔ میں تمہارے لیے دبا منگوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور دروازے کے خلا سے منہ لگا کر پہرے دار کو پکارنے لگا۔ وقفے وقفے سے کافی دیر تک پکارنے کے باوجود کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ آپ زحمت نہیں کریں بھائی، وہ نہیں سنے گا۔ کوئی دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک بار بھی چکر نہیں لگاتا۔ میں نے یہاں ایک رسک اور 30 ml پانی کے ساتھ 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ وقت گزارا ہے۔ اس وقت بھی میں 27-28 گھنٹے سے زیادہ کا بھوکا پیاسا تھا۔ میرے ہاتھوں کو نکارا بنا دینے والوں کو شاید مجھے اپنے ہاتھ سے کھلانے پلانے کی ڈیوٹی انجام دینا گوارا نہیں تھا۔ وہ مسلسل باتیں تو کر رہا تھا لیکن بولنے کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ جو طبیعت میں سنبھالا ہوا آیا تھا وہ ایک بار پھر بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ پکار کر دیکھوں گا۔ مایوس سا سرمد واپس اپنی جگہ آ بیٹھا۔ کیا میں اپنے ہمدردوں کے نام جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ میرا نام عالم شاہ ہے تو میرے ساتھی کا نام سرمد ہے۔ ہم بنیادی طور پر گاؤں کے رہائشی لیکن کاروبار کی وجہ سے یہاں شہر میں زیادہ وقت گزرتا ہے۔ سوال کرتے وقت وہ عالم شاہ کی طرف متوجہ تھا، اسے جواب دینے کی ذمہ داری بھی اسی نے نبھائی۔ ویسے بھی یہ عجیب بات تھی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا سا وقت گزار چکے تھے لیکن ابھی تک باقاعدہ ایک دوسرے سے متعارف نہیں ہو سکے تھے۔ میں نقیب لاشاری ہوں، اس نے بھی اپنا نام بتایا۔ میں نے اخبارات اور رسائل میں کبھی کبھی اس نام کے ایک شاعر کا کلام پڑھا ہے۔ سرمد کو اس کا نام سن کر یاد آیا، وہ نقیب لاشاری میں ہی ہوں۔ والد کی وفات کے بعد معاشی مسائل نے محنت مزدوری میں الجھا دی، اس لیے میٹرک کے بعد مزید تعلیم حاصل نہیں کر سکا۔ شاعری کی طرف قدرتی میلان تھا، اس لیے موقع ملنے پر کبھی کبھی کوئی نظم یا غزل وغیرہ لکھ کر مختلف اخبارات اور رسائل میں بھیج دیتا تھا، جو خوش قسمتی سے شائع بھی ہو جاتی تھی۔ دل میں خواہش سی تھی کہ کبھی زندگی میں موقع ملا تو اپنی شاعری پر مشتمل ایک کتاب چھپواؤں گا، لیکن اب تو لگتا ہے کہ کتابیں زندگی کا ہی آخری باب پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی اداس آنکھیں اپنے پٹیوں میں جکڑے ہاتھوں پر جا کر جم گئی۔ ایک شاعر ایک قلم کار سے انگلیاں ہی چھین لی جائیں جن سے وہ قلم تھاما کرتا ہے، اس سے بڑا بلا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ عالم شاہ اور سرمد دونوں اپنے بجا چپ بیٹھے رہ گئے۔ نقیب لاشاری بھی سرمد کے سہارے سے اپنی پہلے والی جگہ پر جا کر لیٹ گیا۔ خاموشی اور بیکاری میں وقت کی رفتار بہت سست ہو گئی تھی لیکن بہرحال وقت گزرتا رہا اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نقیب کے بخار اور تکلیف کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سرمد نے دوبارہ بھی کئی بار آوازیں دے کر دیکھ لیا تھا لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات رہا تھا اور کسی نے اس کی پکار پر کان نہیں دھرے تھے۔ وہ ماتھے اور ہتھیلیوں پر پانی سے تر پٹیاں رکھ کر نقیب کا بخار کم کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے تھے لیکن بغیر دوا کے یہ تدبیر بھی بیکاری تھی۔ اس کا بخار اس کے زخموں میں ہو جانے والے انفیکشن کا شاخسانہ تھا اور حقیقتاً اسے باقاعدہ علاج کی ضرورت تھی۔ نقیب کے ساتھ ساتھ وہ دونوں اپنی ذات کے لیے بھی فکر مند تھے۔ جو وقت گزر رہا تھا ان کی جسمانی ضروریات نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ بھوک اور پیاس کو گرتے وہ ابھی زیادہ خاطر میں نہیں لا رہے تھے لیکن دیگر فطری حوائج بھی تو تھے جن پر ایک حد سے زیادہ قابو نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن دوسری طرف اس غلیظ باتھ روم کو استعمال کرنے کا تصور بھی محال تھا۔ یہ فکریں بھی بارہا سرمد کو دروازے کے مختلف چوکھٹوں سے منہ لگا کر پکارنے پر مجبور کر رہی تھی لیکن پیاس سے خشک حلق میں خراشیں پڑنے کے سوا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔